बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जा रहा है कि इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन जनरल आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इसी वजह से इमरान खान को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के माबैन क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या आपस में ये एक दूसरे के लिए ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं या कितने ख़तरा हो सकते हैं? इस सवाल का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। इमरान खान अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो वो आज की फिर हुकूमत है। इमरान खान की तरफ से कई बार ये कहा जा चुका है कि वो फ़ौज को मजबूत देखना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने में जनरल बाजवा का हाथ था। उस मौके पर इमरान खान अगर जनरल बाजवा की तरफ या पाक फ़ौज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहते, जनरल बाजवा के हवाले से वो कुछ ना कहते जो वो कहते रहे हैं, तो हालात इस हद तक मखदूश और दरगुना होते। लेकिन उसके बाद फिर आजकल क्या सूरत हाल है? इमरान खान की तरफ से अब कई बार जनरल आसिम मुनीर के साथ मामला दुरुस्त करने की बात की गई है। वो तो ये भी कहते हैं कि सदर अलवी आर्मी चीफ के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आज सूरत हाल ये है कि सदर अलवी का भी फ़ोन उठाया नहीं जा रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान फ़ौज के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये हो सकता है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के माबैन कभी इख्तलाफात रहे हों, उनको फिर इमरान खान के बयानात की वजह से कुछ हवा भी मिली हो, और अब तो जब कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई है, जो कुछ वहाँ पे हुआ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से जो कुछ कहा गया, जनरल आसिम मुनीर भी यकीनी तौर पर उससे मुतासर हुए, और इमरान खान के हवाले से, इनकी पार्टी के हवाले से जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, वो पूरी कौम के सामने है। लेकिन क्या जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन इख्तलाफात इसी तरह से रहेंगे, इसी तरह से एक दूसरे के वो मुकाबले रहेंगे? मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की जगह नहीं लेनी और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की जगह नहीं लेनी। लेकिन इमरान खान ने जिन लोगों की जगह लेनी है और जो लोग इमरान खान की जगह ले चुके हैं, वो किसी भी हद तक इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए जा चुके हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ, उसकी इमरान खान की तरफ से कई बार मजम्मत की गई। एक बार तो इमरान खान ने यह भी कह दिया कि मैं हल्फन कहता हूँ, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि मैंने कभी अपने वर्कर्स को इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के बारे में कभी नहीं कहा। ये इमरान खान की तरफ से कहा जा, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत क्या कह रही है, उनके वज़रा क्या कह रहे हैं? एक तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान इस सारे का ज़िम्मेदार है, साथ वो कहते हैं कि इमरान खान को माफ़ी नहीं देंगे, और दूसरी सांस में कह देते हैं कि इमरान खान माफ़ी मांगे। इमरान खान किस चीज़ की माफ़ी मांगे? अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये सारा कुछ जो हुआ है इमरान खान के कहने पर हुआ है। जब इमरान खान ये एतराफ़ कर लेंगे कि मेरे कहने पर हुआ है, इनके कहने के मुताबिक जो गुजरा है कि इमरान खान माफ़ी मांगे, तो फिर इमरान खान माफ़ी मांग कर तो फंस जाएंगे। फिर इनके पास ये जवाज़ होगा कि इमरान खान ने माफ़ी मांग ली है, इसलिए इमरान खान को लटका दिया जाए। आजकल इमरान खान इन द लाइन ऑफ फायर हैं। इमरान खान के लिए बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन ये मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कम होती चली जाएंगी। इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि 15-20 दिन के बाद मामला दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाएंगे। हमें भी ऐसा नज़र आता है। और फिर जनरल आसिम मुनीर के साथ जो इमरान खान के आज इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, और इमरान खान ने जो आज रवैया इख्तियार किया है, मुस्बत रवैया, उनकी तरफ से हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात की बात की गई है और जनरल आसिम मुनीर के साथ भी वो बात करना चाहते हैं। लेकिन ये हुकूमत मुज़ाकरात के लिए किसी तौर पर भी तैयार नज़र नहीं आती। किस लिए तैयार नज़र नहीं आती? इनको ये लगता है कि इमरान खान अब काबू आ चुके हैं। अगर इमरान खान को आज अगर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया तो फिर ये हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, फिर ये इंतखाबात जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। बहरहाल ये तो PDM की जमातों का एक मौक़िफ़ है, एक नज़रिया है, एक सोच है कि इमरान खान को हमने कॉर्नर कर दिया है, इमरान खान अब दोबारा उठने योग्य नहीं रहे। असल में क्या सूरत हाल है? क्या इमरान खान वाकई इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इनका मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे? मैं ऐसा नहीं समझता। पहले भी लीडर्स पर ऐसी मुश्किलात आती रही हैं जिनसे वो निकल जाते रहे हैं, और इमरान खान माजी के कई सियासतदानों के मुकाबले में, ख़ुसूसी तौर पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो सियासतदान आए, उनके मुकाबले में कहीं बेहतर प्लानर हैं, कहीं बेहतर सोच रखते हैं, कहीं ज़्यादा ज़हीन हैं। इमरान खान इस जाल को तोड़कर फेंकते हुए और
अपने मकसद में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। खदीजा शाह को गिरफ़्तार किया गया, ये कहकर गिरफ़्तार किया गया कि वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक खातून हैं, लेकिन खदीजा शाह एक बिछाया हुआ ट्रैप है। किन लोगों की तरफ से बिछाया हुआ ट्रैप है? इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि अदारों के अंदर मेरे लोग मौजूद हैं, वो मुझे पल पल की खबर दे देते हैं, उसी को देखकर मैं कोई प्लानिंग करता हूँ, कोई मनसूबाबंदी करता हूँ। तो इमरान खान के जो इनसाइडर हैं उनकी तरफ से ये ट्रैप था, जिस ट्रैप में हुकूमत आ चुकी है। खदीजा शाह को गिरफ़्तार किया गया, उनके साथ जो बेईमाना सलूक जेल में हो चुका है, हो रहा है। राना सनाउल्लाह की तरफ से रेप वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। ऐसी पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती कि वज़ीर दाखिला को आधी रात को जगाया जाए और उसे कहा जाए कि ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है। और कहलवाने वाले कौन हैं? मियां नवाज शरीफ और उनकी पुत्री सपुत्री। राना सनाउल्लाह की तरफ से रेप वाली बात की गई, तो किससे रेप हुआ? राना सनाउल्लाह को कैसे पता चल गया? वो कहते हैं कि एक कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट हुई है। किसकी कन्वर्सेशन? अगर इंटरसेप्ट हुई है तो फिर वो कहाँ पे है? राना सनाउल्लाह जैसे लोग तो फौरी तौर पर ऑडियो वीडियो सामने पेश कर देते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा गया कि रेप वाली ये लोग कहानी बनाएंगे, बयानियाँ बनाएंगे और किसी कत्ल का भी ये बात करेंगे। इससे पहले इमरान खान उसी शाम को कोई 7 घंटे पहले मीडिया के लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके थे, हमारे कारकुनों के साथ, ख़वातीन के साथ खुसूसी तौर पर जेलों में ज़्यादती की जा रही है, रेप की खबरें भी हमारे सामने हैं। और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब को आधी रात को जगा दिया जाता है। जेलों में क्या कुछ हो रहा है और सबसे ज़्यादा ज़्यादती किसके साथ हो रही है? कहा जा रहा है कि वो खदीजा शाह के साथ ज़्यादती हो रही है। खदीजा शाह को बहुत बड़ी लीडर बनाकर पेश किया गया था, और फिर किसकी तरफ से पेश किया गया था? अदारों की तरफ से या जिसकी तरफ से भी। और ये हुकूमत उस ट्रैप में आ गई, सारी कोशिशें इन्होंने कर ली, पूरा जोर लगा दिया कि खदीजा शाह को गिरफ़्तार किया जाए। खदीजा शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके साथ फिर जेलों में वही कुछ हो रहा है जो पीटीआई के दीगर कारकुनों के साथ हो चुका है। कारकुनों के साथ ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लीडरों के साथ। और उसी वजह से कभी एक लीडर सामने आता है, कभी दूसरा लीडर सामने आता है, कभी इंडिविजुअल सामने आते हैं, कभी ग्रुपों की सूरत में सामने आते हैं कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। पीटीआई छोड़ने वालों को फिर माफ़ी मिल जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की तरफ से ये सारा कुछ किया गया था, जिन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने जलाओ किया है, घिराव किया है, उनकी तरफ से दहशतगर्दी की गई है, जब वो आकर कह देते हैं कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं, तो फिर उन पर कायम होने वाले मुकदमात क्या ख़त्म हो गए? क्या एक उनका फ़िक्रा अदा करने से कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, सारे के सारे जुराइम ख़त्म हो जाते हैं? क्या उन पर मुकदमा चलाए जाएंगे? क्या उनके ख़िलाफ़ वही लीगल एक्शन लिया जाएगा जो पहले लिया जा रहा था? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कंट्राडिक्शन बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इस हुकूमत की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। बात हम कर रहे थे खदीजा शाह की। खदीजा शाह कौन खातून हैं? आपको याद होगा नाजरीन कि 2019 में शहज़ादा विलियम और उनकी अहलिया कीट मिडल्टन पाकिस्तान आए थे। खदीजा शाह बुनियादी तौर पर फैशन डिज़ाइनर हैं। इन्होंने मिडल्टन के कई ड्रेस डिज़ाइन किए। मिडल्टन वो ड्रेस पूरी दुनिया में पहनकर फिरती हैं, तो इनके साथ उनकी दोस्ती है। इनको जब गिरफ़्तार किया गया, वो बरतानवी शहरी भी हैं। जैसे ही उनको गिरफ़्तार किया गया और उन पर फिर जुल्म की दास्तानें सामने आईं, तो बरतानिया की तरफ से नोटिस लेना एक फितरी अमर था। इसी तरह के नोटिस अमेरिका अपने शहरियों के हवाले से लेता है, बरतानिया भी अपने शहरियों के हवाले से लेता है। बाकी खदीजा शाह कौन खातून है? एक तो ये जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ की नवासी हैं, वही जनरल आसिफ नवाज़ जिनकी आर्मी चीफ होते हुए मौत हो गई थी, तो कहा गया था कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से, इनकी हुकूमत की तरफ से उनको जहर दिया गया है। उसकी तहकीकात हुई, मामलात बड़े आगे तक चले गए थे। और खदीजा शाह के वालिद सलमान शाह पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, और इन लोगों को उनमें सारी की सारी दहशतगर्दी नज़र आ रही है। खदीजा शाह की बेजा तौर पर हमायत नहीं की जा सकती अगर वो कोर कमांडर हाउस में जलाओ घिराव में मुलव्वस हैं, जैसा कि इस हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि सबसे ज़्यादा वही इस मामले में मुलव्वस थी। तो अगर ये साबित हो जाता है तो फिर वो सज़ा से यकीन नहीं बच सकेंगी। ख्वाजा साद रफ़ी की तरफ से कहा गया है कि कोर कमांडर हाउस में पेट्रोल इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि आग लगाने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया गया है। जो कुछ भी इस्तेमाल किया गया है, जिसने इस्तेमाल किया है, वो इबरतनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं। लेकिन इससे पहले तहकीकात होना लाजम है
کہ یہ لوگ کون تھے, کس کے اکساوے پر, کس کے کہنے پر وہاں پہ گئے, کون ان کے پیچھے تھا, کس کی یہ پلاننگ تھی. اگر یہ تحریک انصاف والوں کی پلاننگ تھی تو قابل معافی نہیں ہے. اگر کوئی اور ہاتھ تھا تو پھر بھی یقینی طور پر اس نے سامنے آنا ہے, اور یہ صرف اور صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں. باقی عمران خان کی طرف سے اپنے کارکنوں کو اکیلا نہیں چھوڑ دیا گیا. عمران خان جب بھی بات کرتے ہیں, اپنے کارکنوں کی بات کرتے ہیں, عمران خان کی طرف سے اس سانحہ کی مذمت کی جاتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ 25 لوگ پی ٹی آئی کے بھی مارے گئے, جن کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں, ان کے خون کا حساب بھی دینا ہے. اور عمران خان اپنے گرفتار کارکنوں کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں. عمران خان ان لوگوں کو نہیں بھولے جو عمران خان کے حامی ہیں, جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. میڈیا کے لوگ بھی عمران خان کے حامی ہیں, اور عمران خان ان کو بھی نہیں بھولے. عمران خان کی طرف سے باقاعدہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ عمران ریاض خان کو اور سمیع ابراہیم کو بایاب کروایا جائے. عمران خان نہ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں بلکہ صحافتی برادری سے بھی عمران خان کہتے ہیں کہ آپ کیوں مطالبہ نہیں کرتے کہ ان کو سامنے لایا جائے. جس طرح سے عدالت کی طرف سے ان کو بایاب کروانے کی بات کی جاتی ہے, تو صحافی برادری کو چاہیے کہ اپنی برادری کے ان لوگوں کے حوالے سے سامنے آئیں, مطالبہ کریں, عدالتوں میں جائیں اور باقاعدہ مہم چلائیں کہ ان لوگوں کو کیوں اٹھایا گیا ہے, ان لوگوں کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہاں پہ ہم یہ بات بھی کر لیں کہ صدیق جان اور عادل راجہ وہ بھی ایک دوسرے کے بالمقابل آ چکے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں کا عرصہ حیات بھی تنگ ہے. صدیق جان روپوش ہو چکے ہیں, کہیں خفیہ مقام سے وہ اپنا ایک ہی دن میں ویلاگ کرتے ہیں, اور میجر عادل راجہ کا یوٹیوب چینل بند ہو چکا ہے. ان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل ISI کی طرف سے بند کروایا گیا ہے. میں ایسا نہیں سمجھتا, کیونکہ جو ان کی اہلیہ سبین کیانی کی طرف سے ٹویٹر پر سکرین شاٹ لگائے گئے ہیں, ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عادل راجہ کو یوٹیوب کی طرف سے کئی بار وارننگ دی گئی کہ آپ ہمارے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور اس بنا پر پھر یوٹیوب کی طرف سے میجر عادل راجہ کے ویلاگز بند کر دیے گئے. ناظرین, یہاں پہ یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ میڈیا کے ایک حصے میں یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ PTI کے کارکن آپس میں لڑ پڑے. انہوں نے صدیق جان کا نام لیا ہے, انہوں نے عادل راجہ کا نام لیا ہے کہ یہ PTI کے کارکن ہیں, PTI کے لیے کام کرتے ہیں. یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں, اور ایسے الزامات لگا رہے ہیں جن کی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی. تو یہ ایک پراپیگنڈا ہے, کیونکہ صدیق جان ایک صحافی ہیں اور عادل راجہ ایک سوشل میڈیا ورکر ہیں. یہ کبھی PTI کے کارکن نہیں رہے. اگر ان کو کچھ لوگ PTI کا کارکن ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپنے اندر کا بغض نکال رہے ہیں. بہرحال یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے مقابل آ چکے ہیں, تو ہم تو ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ تھوڑا سا آپ صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں. اگر آپ اس طرح کے ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے تو پھر اس سے جو اڑنے والی خاک ہے, راکھ ہے, وہ کسی اور کے سر پر نہیں پڑے گی. کل یوم تکبیر منایا گیا. پاکستان میں کئی مقامات پر تقریبات ہوئیں. یہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے والا دن ہے. پاکستان نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکہ کیا تھا, جس کے بعد پاکستان عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا تھا. اس حوالے سے تقریبات ہوتی ہیں. ان تقریبات کو بھی مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک تقریب نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن میں ہوئی. اس میں گورنر پنجاب صاحب مہمان خصوصی تھے. انہوں نے یہاں پہ نواز شریف کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. نواز شریف کا ایک کردار ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں, لیکن دوسرا موقف بھی کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اس کی حمایت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی, لیکن گورنر صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. اصل میں وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا جو ان کی طرف سے کہا گیا. ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ یہ کوئی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں تھا. نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ 5 ارب روپے لے لیں, دھماکے نہ کریں, لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا. دراصل یہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا, یہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر اس تقریب میں گورنر صاحب کی طرف سے عمران خان کے حوالے سے, عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کہا. تو ہال میں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے؟ ہال میں طالبات تھیں, طلبہ تھے, پورا ہال بھرا ہوا تھا. وہاں پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے, دیگر حلقوں کے لوگ بھی موجود تھے. اس موقع پر طلبہ و طالبات کے سامنے سیاسی بات کرنا, عمران خان کے حوالے سے اس طرح کی منفی باتیں کرنا, اور پھر
जलाओ घेराव में पीटीआई को मुलव्वस करार देना, ऐसा मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को इस अजीम शान तकरीब में नहीं कहना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आखिर में ये बात करना चाहते हैं कि इमरान खान की तरफ से जिस तरह से दोस्ती का हाथ हुकूमत की तरफ बढ़ाया गया है, हुकूमत इस हाथ को थामने के लिए तैयार नहीं है। वजह सिर्फ एक ही है कि इमरान खान के साथ अगर ये लोग सुलह कर लेते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के हालात तो यकीनी तौर पर नॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इन लोगों की सियासत दफन होती हुई नज़र आ रही है। अपनी सियासत को दफन होने से बचाने के लिए और इक़्तिदार में रहने के लिए ये लोग इमरान खान के साथ मिलकर बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर कब तक, कितने साल तक ये इक़्तिदार में रहेंगे और पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है, मज़ीद पाकिस्तान की क्या हालत होगी, नाज़रीन इस सब का आपको इल्म है और इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।